नमस्कार, मैं वृंदा। कभी कभी सिर्फ एक ही रिपोर्ट काफ़ी होती है सरकार के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए। 80 साल पहले अगस्त के महीने में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए। लेकिन बम गिराए जाने के फौरन बाद दुनिया में इस हमले को लेकर आक्रोश नहीं फैला। अमेरिका की सरकार ने इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बताया और ये संदेश दिया कि बम गिराए जाने के कारण ही जापान ने सरेंडर किया है। जबकि आज भी इसे लेकर बहस चलती है कि क्या जापान बिना परमाणु हमले के सरेंडर नहीं करता। इतिहासकारों का एक समूह ये भी मानता है कि 1945 के अंत से पहले जापान सरेंडर कर देता, मगर सरकारी प्रोपेगेंडा के सामने इन सवालों को कोई जगह नहीं मिली। जापान पर बम गिराया गया और 2 लाख लोगों की मौत हुई। लाखों लोग अपाहिज हो गए, रेडिएशन का शिकार हो गए, बेघर हो गए। बम गिराए जाने के बाद जापान से रूटीन किस्म की रिपोर्टिंग होने लगी। मरने वालों और नुकसान के आंकड़ों को छापा गया, लेकिन बम के असल प्रभाव पर ठीक से चर्चा नहीं हुई। धमाके का कवरेज हो रहा था, उसे बड़ा भी बताया जा रहा था, लेकिन उसकी जो असली तबाही की जो तस्वीर थी वो सामने नहीं लाई जा रही थी। जैसे ही वो तस्वीर सामने आती है, सारे दावों की पोल खुल जाती है और सफलता की जगह सवालों का अंबार लग जाता है। मीडिया में रिपोर्ट होता है कि जापान में एक शहर गायब हो गया है, लेकिन गहराई से इसकी पड़ताल ही नहीं होती कि हमले में क्या हुआ, हमले के बाद क्या हुआ, इस हमले की ह्यूमन कॉस्ट क्या थी, ये नैतिक आधार पर गलत था या सही था, इसे लेकर बहस नहीं होती। अमेरिका का मीडिया वो नहीं करता जो उसे करना चाहिए था। जापान के आम लोगों की जिंदगियों पर क्या असर हुआ, इसके बारे में आम अमेरिकियों को कोई जानकारी नहीं दी जाती, उन तक कोई सूचना पहुंचती नहीं है। मगर फिर 1946 में मई के महीने में हमले के करीब 9 महीने बाद द न्यूयॉर्कर पत्रिका के एक पत्रकार और उपन्यासकार जॉन हर्सी जापान जाते हैं। 3 हफ्ते वहाँ रहते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट का नाम होता है हिरोशिमा। सिर्फ एक शब्द, हिरोशिमा। बम गिराए जाने के ठीक 1 साल बाद द न्यूयॉर्कर में ये रिपोर्ट छपती है। द न्यूयॉर्कर की टीम ये फैसला लेती है कि अगस्त 1946 के अंक में सिर्फ एक ही रिपोर्ट छापी जाएगी, जापान से आई जॉन हर्सी की रिपोर्ट। रिपोर्ट शुरू होने से पहले एक नोट डाला जाता है कि इस पूरे एडिशन में, इस महीने के इस अंक में हम सिर्फ एक ही रिपोर्ट छाप रहे हैं। एक पत्रिका अपने पाठकों को चेतावनी देती है कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपको हिला कर रख देगा, और ऐसा ही होता है। जॉन हर्सी की 30,000 शब्दों और 4 चैप्टर्स की ये पूरी रिपोर्ट आग की तरह लोगों के बीच फैल जाती है। आज की भाषा में ये वायरल हो जाती है। एक ही साथ द न्यूयॉर्कर की 3 लाख प्रतियां बिक जाती हैं और इसी के साथ दुनिया भर में ये रिपोर्ट अलग अलग जगह प्रकाशित होने लगती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कोशिश करते हैं कि न्यूयॉर्कर के उस अंक की 1000 कॉपीज़ खरीद कर अपने वैज्ञानिक दोस्तों में बांटें, लेकिन सिर्फ फ़ोटोकॉपी ही भेज पाते हैं क्योंकि बाज़ारों से सारी कॉपीज़ ख़त्म हो जाती हैं। न्यूयॉर्कर बाज़ार में मिलती ही नहीं है। 2 हफ्ते में ही न्यूयॉर्कर की अगस्त 1946 की कॉपी 120 गुना अधिक दाम पर बिकने लगती है। एक मैगज़ीन। सरकार तिलमिला जाती है और इस रिपोर्ट का जवाब प्रोपेगेंडा से देने लगती है। पत्रकारों से पैसे देकर लेख लिखवाने लगती है और अपने समर्थकों से कहकर इस रिपोर्ट के खिलाफ बयान दिलवाए जाने लगते हैं। मगर ये सब जॉन हर्सी की रिपोर्ट के सामने फेल हो जाता है। कुछ भी नहीं टिकता है। हर्सी ने सोचा था कि अमेरिका की सेना और जापान की सेना से बात करके अपनी रिपोर्ट लिखेंगे, मगर सेंसरशिप इतनी ज़्यादा थी कि सेना से कोई जवाब नहीं मिला। तब वो तय करते हैं कि जापान जाएंगे और वहीं पर अपनी स्टोरी ढूंढेंगे। अगस्त 1946 के न्यूयॉर्कर के कवर को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इसके पन्नों के भीतर हिरोशिमा जैसी रिपोर्ट छापी गई है। कवर पर एक पिकनिक का सीन है।
अमेरिका की जनता 1 साल से जिस पिकनिक में मस्त थी, उसके पीछे हिरोशिमा की तबाही की कहानी छिपी थी। जिस समय जॉन हर्सी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, उस समय तक जापान पर हुए हमले की न्यूज़ पुरानी हो चुकी थी। 1 साल बीत चुका था और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान में भी इस हमले की तबाही को दबाने की कोशिश की गई थी। उस समय उस हालात में जॉन हर्सी अपनी रिपोर्ट दुनिया के सामने रख देते हैं, लेकिन अपनी रिपोर्ट में वो कहीं भी मरने वालों के आंकड़े का जिक्र तक नहीं करते। 30,000 शब्दों की रिपोर्ट में उस तबाही के आंकड़े को जगह नहीं देते जिसके पीछे छिपकर दुनिया ने इस अपराध से पल्ला झाड़ लिया था। अपनी रिपोर्ट में जॉन हर्सी सिर्फ 6 लोगों की कहानी बताते हैं। 6 आम जापानी लोग जिन्हें अगस्त 1945 की उस सुबह 6 अगस्त 1945 की सुबह कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जॉन हर्सी इन 6 लोगों की ज़िंदगी का एक चित्र खींचते हैं। पढ़ने वाले को लगता है कि उसके जैसे ही किसी आदमी की बात हो रही है और उसके साथ भी वही हो रहा है। जॉन हर्सी बताते हैं कि कैसे 6 अगस्त की सुबह आसमान से कुछ गिरता है और पूरे शहर में चौंधिया देने वाली रोशनी हो जाती है। किसी को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन हर किसी को वो रोशनी याद रह जाती है। अ नॉइजलेस फ्लैश। जॉन हर्सी के पहले चैप्टर का नाम यही है। बिना सनसनी के वो अपनी कहानी बता रहे हैं। किसी तरह की भावुकता नहीं है, बातों में उतार चढ़ाव नहीं है, बस सब कुछ दर्ज होता जा रहा है और हर्सी बता रहे हैं कि लोगों को कैसे कैसे घाव हुए, कैसे ठंडे पानी की तलाश में जब जलते हुए लोग नदी में कूदे तो और झुलस गए क्योंकि पूरी नदी उबल रही थी, कैसे लोग भाप बन गए, सिर्फ उनकी छाया का निशान ज़मीन पर रह गया। अमेरिका के लोगों ने जापान में हुए हमले के बारे में इस तरह से कभी नहीं पढ़ा था। आगे की रिपोर्ट बहुत लंबी है, 30,000 शब्दों की है। आप इसे पढ़ सकते हैं। पेंगुइन ने इसे किताब के रूप में छापा है और आप लेस्ली एम ब्लूम की किताब फॉल आउट भी पढ़ सकते हैं, जिसमें जापान के बम से जुड़े प्रोपेगेंडा और इस रिपोर्ट की कहानी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट का जिक्र हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जापान गए हैं, बल्कि इसलिए किया क्योंकि गजा में नरसंहार हो रहा है। लोग भूख प्यास से तड़पा कर मारे जा रहे हैं, बम से मारे जा रहे हैं, दवाओं के अभाव में मारे जा रहे हैं। उन सबको रिपोर्ट करने वाले पत्रकार मारे जा रहे हैं, तब भी उनकी रिपोर्ट्स, उनके मारे जाने की रिपोर्ट आपको छू नहीं पा रही है। आप तक पहुंच रही है मगर आप तक नहीं पहुंच रही है। क्या आज जॉन हर्सी जैसा कोई रिपोर्टर होता तो वो आपको अपनी रिपोर्ट से हिला देता? क्या कोई पत्रिका है जो गजा पर 30,000 शब्दों की लंबी रिपोर्ट छापेगी? नमस्कार, मैं वृंदा।